Hello everyone, welcome to all of you. And in today's lecture, we are going to discuss about the circulatory system. हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और हमने 2 लेक्चर इसमें किया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं। हार्ट की पूरी एनाटॉमी, वाल, ठीक है, सारे के सारे वेन्स, सारी की सारी आर्टरी के बारे में हम लोग जनरली पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। किसमें? कार्डियक साइकिल। अब देखिए, कार्डियक साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है आप लोगों को समझने में। एक और भी मैं डाउट क्लियर कर दूं, अभी थोड़ी सी लाइटिंग की समस्या है और हमारे यहाँ थोड़ा सा इस वक्त थोड़ी दिक्कत चल रही है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा एक महंत की आत्महत्या या हत्या, कुछ भी कह लीजिए, तो उसकी वजह से ना एकदम ब्लॉक हो गया है रास्ता और लाइटिंग की प्रॉब्लम है। हमने अपने उसको जो भी हमारा जिन्होंने सिस्टम लगवाया है उसको हमने बताया, तो बोले कि हम अब आपको 2-3 दिन बाद ये समस्या सही कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी लाइटिंग की समस्या अगर हो रही है तो आप लोग थोड़ा सा उसको मैनेज करिए। 2-3 दिन के बाद सारी समस्याएं एकदम सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी मैं ऐसा लिखूंगी कि आपको दिखाई देगा, अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ये जो है अब मैं जो बताने वाली हूँ कार्डियक साइकिल, पहले समझिए कार्डियक साइकिल क्या है। तो आगे हम लोग इसमें आज के लेक्चर में करेंगे कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहली चीज़, आप कार्डियक साइकिल के बारे में इतना जानिएगा कि हमारा हार्ट, जैसे हमारा जो हार्ट है, एक बार जब बीट कर रहा है, एक बार जो धड़क रहा है हार्ट, उसके दौरान, उस एक साइकिल के दौरान हमारे हार्ट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो इसको लिखना है कि all the changes occurring inside heart in all the chambers ड्यूरिंग 1 बीट। एकदम सिंपल है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बीट के दौरान हार्ट के सारे जो चारों चैम्बर हैं उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ऑल द चेंजेस अकरिंग इनसाइड द हार्ट इन ऑल द चैम्बर्स ड्यूरिंग 1 बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल, ठीक है, इज नोन एज कार्डियक साइकिल। एम आई क्लियर? तो अभी क्या है कि ये चीज़ समझना आप ध्यान से कि कार्डियक साइकिल क्या है। तो देखिए, कार्डियक साइकिल में क्या होता है एकदम अच्छे से समझ में आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर मैं कार्डियक साइकिल की बात करूं तो यहाँ पे 2 इवेंट होता है, 2 इवेंट में एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, और दूसरा होता है रिलैक्सेशन, हार्ट उसी में क्या हो रहा है, रिलैक्स भी करता है, रिलैक्सेशन, ठीक। तो इसमें हार्ट के सारे चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट भी करते और रिलैक्स भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है, और रिलैक्सेशन को हम लोग रीपोलराइजेशन भी कहते हैं, रीपोलराइजेशन भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल भी कहते हैं, ठीक है, सिस्टोल भी कहते हैं, और हम रीपोलराइजेशन को हम लोग डायस्टोल भी कहते हैं। तो इतने नामों से हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। किसको? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, ठीक है। इतनी बात आप पहले समझ जाइए। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बीट के दौरान हमारे हार्ट के सारे चैम्बर्स में जो भी चेंजेस आता है उसमें हो सकता है, उसमें क्या क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, एट्रिया रिलैक्स करती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मैं बताने वाली हूँ कि जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जैसे सपोज करिए ये मैं एक हार्ट बना दे रही हूँ, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ये मैंने एक हार्ट बना दिया। तो सपोज करिए कि यहाँ पे ये जो एट्रिया है
एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले एकदम मतलब समझ जाइए, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये एट्रिया है। अब जो मैं बताने वाली हूं वो ये है कि जब एट्रिया रिलैक्स, किसी भी चैम्बर का रिलैक्सेशन का मतलब होता है, समझिए रिलैक्सेशन का मतलब क्या है। रिलैक्सेशन का मतलब है रिलैक्सेशन मीन्स दे रिसीव ब्लड, मतलब वो रिलैक्स कर रहा है। अगर कोई चैम्बर रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड उस चैम्बर में आएगा, ठीक। और अगर कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड वहां से चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, रिसीव ब्लड और रिक्वायर ब्लड। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आप समझिएगा। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है पंप ब्लड, ठीक है, पंप्स ब्लड की पंपिंग। अब ये समझिए कि ठीक, ब्लड पंप कर रहा है। अगर मान लीजिए ये एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, एट्रिया दोनों रिलैक्स कर रहा है, मतलब ब्लड इनमें आएगा, ठीक, ब्लड यहाँ आएगा। मतलब यहाँ पूरे बॉडी पार्ट से, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, एंड यहाँ लंग्स से। तो अब अगर एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, राइट आरिकल लेफ्ट आरिकल, तो मतलब दे रिक्वायर ब्लड, ओके। तो यहाँ ब्लड आएगा। और एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अब ये एट्रिया दोनों जैसे जैसे रिलैक्स कर रहे हैं एट्रिया दोनों, तो ब्लड उसमें आएगा। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया से ब्लड कहाँ चला जाएगा भाई, वेंट्रिकल में चला जाएगा। एट्रिया से ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। तो ये ब्लड पंप कर देगा नीचे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ब्लड वहां से चला जाएगा और रिलैक्सेशन का मतलब ब्लड वहां पे आएगा। इसी तरीके से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। तो देखिए वेंट्रिकल जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड यहां से भेजेगा, लेकिन वेंट्रिकल तो उस टाइम रिलैक्स कर रहा होगा, और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है मतलब ब्लड वेंट्रिकल को चाहिए। तो रिलैक्सेशन मतलब दे रिक्वायर ब्लड, और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन का मतलब वहां पे ब्लड आएगा। और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा तो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बताई हूँ आपको कि यहाँ पे एक पल्मोनरी ओटा होता है, सेमिल्यूनर वॉल्व, और यहाँ पे एक सिस्टमिक ओटा होता है। जस्ट फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्राइंग द सिंपलेस्ट डायग्राम ताकि आप समझ सको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। और अब बताइए एक बात कि वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, हमने बताया था 2 पल्मोनरी आर्टरी से चला जाएगा लंग्स में, ठीक है। किस में चला जाएगा, लंग्स में, और यहां से पूरी बॉडी पार्ट्स को जाएगा। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ब्लड यहां से बाहर चला जाएगा, ठीक। और वेंट्रिकल के रिलैक्स करने का मतलब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिलैक्सेशन का मतलब है रिसीव ब्लड, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ब्लड पंपिंग, चाहे वो एट्रिया से रिलेटेड हो चाहे वो वेंट्रिकल से रिलेटेड हो। एम आई क्लियर, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। तो एक चीज आप यहाँ पे देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा कि कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है। हमने ऑल द चेंजेस अकरिंग इनसाइड हार्ट इन ऑल द चैम्बर्स ड्यूरिंग 1 बीट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों होता है सारे चैम्बर्स का। Contractions also termed as depolarization or systole. Relaxation also termed as repolarization or diastole. Contraction simply means pumping of blood, ठीक। Relaxations means require blood or receiving blood. चाहे कोई भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब वो ब्लड अपने से दूर भेज देगा, रिलैक्स कर रहा है मतलब दे रिक्वायर्स ब्लड, वहां पे ब्लड आएगा, ठीक है। एम आई क्लियर नाउ। अब हम देखते हैं कार्डियक साइकिल को थोड़ा सा और डिटेल में। यहां पे देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है। तो देखिए एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट, या हम ऐसे कहते हैं कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन होता है रिवर्स ऑफ हार्ट रेट। क्या है,
रिवर्स ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट और हार्ट बीट में अंतर है। हार्ट रेट और हार्ट बीट में क्या अंतर है, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए रिवर्स होता है। अब हम कहेंगे कि तो कार्डियक साइकिल क्या है भाई, देखिए कार्डियक साइकिल का मतलब 1/हार्ट रेट, हमने कहा रिवर्स है, तो हार्ट रेट का मतलब हार्ट बीट पर मिनट, तो 1/हार्ट बीट पर मिनट। इसको आप ऐसे लिखेंगे 1/हार्ट बीट पर मिनट, लिख लीजिए हार्ट बीट पर मिनट, या हम चलिए ऐसे ही लिख दें, कंफ्यूज नहीं होना है, हार्ट बीट पर मिनट। तो आप मिनट को ऊपर लेके चले जाओगे, हार्ट बीट कितना होता है, तो 1/72/60 करोगे, यही तो है ना, हार्ट बीट 72 नॉर्मल माना जाता है, बाई 60 मतलब मिनट, 60 सेकेंड, मिनट को आप यहाँ पे सेकेंड में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 60/72। ओके, तो ये आ जाएगा 0.8 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। कितना, 0.8 सेकेंड, मतलब 0.8 सेकेंड में एक हार्ट, जो हमारा हार्ट बीट का ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड होता है। ओके, तो इसलिए एक मिनट में 72 टाइम्स ये बीट करता है हमारा हार्ट। एम आई क्लियर? तो कार्डियक साइकिल जो होता है हमारा हार्ट रेट का रिवर्स करके हम निकाल सकते हैं। हार्ट बीट और हार्ट रेट में यही अंतर है कि हार्ट रेट का मतलब हार्ट बीट पर मिनट इज नोन एज हार्ट रेट। एम आई क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब आप हमेशा याद रखिएगा कि इस 0.8 सेकेंड में, इस 0.8 सेकेंड में एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया भी रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेगा, मतलब इसी 0.8 सेकेंड में सब कुछ होना है। क्या होना है, सब कुछ होना है इस 0.8 सेकेंड में। अब चलिए हम इसको ध्यान से समझते हैं। अब हम इसको ध्यान से समझेंगे। पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज हम देखेंगे एट्रियल, इसको देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, कार्डियक साइकिल के इवेंट, क्या क्या इवेंट हैं, तो पहला इवेंट हम लिखेंगे एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। हम यहां से शुरू करते हैं कि मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओके, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है, एट्रियल सिस्टोल, इसको हम एट्रियल क्या कह सकते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, whatever the term you want to use you can. okay, atrial contraction, atrial systole, atrial depolarization, atrial contraction। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब इसको पहले समझना कैसे है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये हार्ट है, ठीक है, सिंपली आई एम ड्राइंग, ये हार्ट है और आप इसको ऐसे समझ सकते हो। हमने बताया यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एट्रिया है, ओके, एट्रिया वेंट्रिकल। आई थिंक कि आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी हार्ट के चैम्बर्स वगैरह के बारे में। ओके, अब देखिए क्या है कि हमें पता है कि ये राइट आरिकल है, ये लेफ्ट आरिकल है, यहाँ पे कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक, बताइए, मैंने कहा था कि एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, ब्लड नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कि मान लीजिए एट्रिया में ब्लड आ चुका है, पूरी बॉडी पार्ट से यहाँ पे आ चुका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे आ चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और एट्रिया अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ब्लड नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल। लेकिन अब बताओ, जब ये ब्लड नीचे आएगा तो आपने कहा कि ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया, किस में आया, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक दिमाग लगाएंगे कि उस वक्त कौन सा वॉल्व खुला रहता है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पूछा जाता है कि कौन सा वॉल्व खुला रहेगा, तो आप कहोगे दोनों एवी वॉल्व खुले रहेंगे तभी तो ये नीचे आएगा ना।
तो दोनों एवी वॉल्व क्या होते हैं, खुले रहते हैं। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान दोनों एवी वॉल्व, एवी मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो दोनों वॉल्व यहाँ पे खुले रहेंगे तो ये ब्लड नीचे आएगा। लेकिन एक बात बताइए मुझे, एक बात समझिएगा इस चीज को कि यहाँ पे क्या है, सुपीरियर वेना कावा है ना, ये मैं छोटी छोटी वेन बना दे रही हूँ। सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है प्लस इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग भी यहीं पे है और प्लस कोरोनरी साइनस भी यहीं पे है। आपको पता है ना ये बातें। एक बात बताइए, अगर और इसमें कितनी पल्मोनरी वेन्स हैं, तो आप कहोगे इसमें 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि लंग से ब्लड लेकर आई थी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, और अभी आपको ये सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि देखिए क्या हुआ जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दोनों वॉल्व तो खुले हैं तो ये ब्लड नीचे आएगा। लेकिन क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्लड इधर से इधर भी आ जाए? क्या ये इसका ओपनिंग खुला है, इसका ओपनिंग खुला है, इसका ओपनिंग खुला है, इन सबका ओपनिंग खुला है, तो ये ब्लड पीछे भी तो जा सकते हैं। तो उस वक्त ये सारे ओपनिंग बंद होने चाहिए और एवी वॉल्व खुला होना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये सारी ओपनिंग कैसे बंद होगी? ठीक है, क्योंकि सुपीरियर वेना कावा में तो वॉल्व है, इसमें तो वॉल्व है, तो इसका वॉल्व बंद हो जाएगा। कौन सा वॉल्व है आप बताओ? यूस्टेचियन वॉल्व है। इसका भी वॉल्व है थिबेसियन वॉल्व, ये तो बंद हो जाएगा। लेकिन ये दो कैसे बंद होगा? अगर ये दो बंद नहीं होगा तो ये ब्लड नीचे आने के बजाय कुछ ब्लड ऊपर भी तो जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये ब्लड नीचे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है। तो उस वक्त क्या होता है कि ये सब वेन ऐसे प्लेस्ड होती हैं कि मान लीजिए ये वॉल है एट्रिया की और इसकी वॉल से सटी हुई इसका ओपनिंग रहता है, और इसकी वॉल से सटी हुई इसके पल्मोनरी वेन्स की भी ओपनिंग एकदम इसकी दीवार से सटा हुआ होता है। दीवार से सटे होने का इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये राइट आरिकल है, सपोज करिए ये लेफ्ट आरिकल है, तो सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग एकदम दीवार से सटी होती है। इंफीरियर वेन जो पल्मोनरी वेन की जो ओपनिंग है वो भी इसकी एकदम जो वॉल है उससे सटा होता है। मतलब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसकी ओपनिंग बंद हो जाती है। मतलब एट्रिया की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन सबकी ओपनिंग बंद हो जाती है, क्योंकि इसमें वॉल्व नहीं है। फिर भी इनकी, क्योंकि ये एकदम दीवार से एकदम सटे हुए खुलते हैं ये, ताकि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो इसकी वॉल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन सबकी ओपनिंग बंद हो जाती है। और इन सबकी ओपनिंग तो इसमें ऑलरेडी वॉल्व प्रेजेंट है। कौन कौन से वॉल्व? तो आप कहोगे इन्फीरियर वेना कावा में कौन सा? यूस्टेचियन वॉल्व है। कोरोनरी साइनस में थिबेसियन वॉल्व है। ये सुपीरियर वेना कावा है और ये पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, तो हमें पता है इन सब की ओपनिंग बंद होनी चाहिए, एवी वॉल्व खुला होना चाहिए। तो देखिए एट्रियल सिस्टोल के दौरान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। अब बताइए ब्लड कहां से कहां आ रहा है? ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, ब्लड एट्रिया से कहां आता है? वेंट्रिकल्स में आ जाता है, दोनों जगह। अब इस दौरान क्या क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे एवी वॉल्व ओपन, दोनों एवी वॉल्व ओपन रहते हैं। मतलब एवी मतलब बाइकस्पिड वॉल्व प्लस ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये ओपन रहता है। और आप कहोगे जो यूस्टेचियन वॉल्व, थिबेसियन वॉल्व क्लोज हो जाएगा। तो आप कहोगे यूस्टेचियन वॉल्व किसका वॉल्व है? इंफीरियर वेना कावा का। थिबेसियन वॉल्व किसका वॉल्व है बताइए? कोरोनरी साइनस का। भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज। ठीक है, क्लोज्ड। एंड openings of superior vena cava and pulmonary veins closed due to contraction of atrial wall। ठीक, देखिए ये इनके तो वॉल्व बंद हो जाएंगे क्योंकि इनके पास वॉल्व है। ठीक,
इंफीरियर वेना कावा कोरोनरी साइनस के। लेकिन सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स के पास वॉल्व नहीं है, तो इनकी ओपनिंग कैसे बंद हो जाएगी? एट्रिया की वॉल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि वो एकदम उसकी वॉल से सटे हुए खुलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्लड कहाँ से कहाँ, एट्रियल सिस्टोल हुआ। अब समझना जरा, तो एट्रियल सिस्टोल हुआ तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करी, ब्लड कहाँ आ गया? एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया। ओके, और इस दौरान एवी वॉल्व ओपन्स है और ये सारे वॉल्व, ये सारी ओपनिंग क्या है? क्लोज है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देख लीजिए एक बार, इसको ध्यान से देखिए। ओके, एक बार इसको देख लीजिए। एम आई क्लियर? अब चलिए दूसरी चीज क्या हो रही है देखिए। अब आप इमेजिन करिए सेकेंड इवेंट क्या हो रहा है। अब आएगी बारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल या वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन की बारी आएगी। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, है ना? ठीक है, अब देखिए आप इमेजिन करिए कि ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है यहां से यहां आ चुका है। हम एक और डायग्राम बनाएंगे क्योंकि ऐसे हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक और डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अभी यहां पे हमने क्या किया था, देखिए हम एक और डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम हम बना रहे हैं उसमें क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि हम अलग अलग डायग्राम बना के पढ़ेंगे ना तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, हमने अभी आपको कुछ टाइम पहले वाले लेक्चर में बताया था यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं। आपने कहा था मतलब हमने कहा था कि यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं, इसमें भी वेंट्रिकल की वॉल में, जिसको क्या नाम दिया था? पेपिलरी मसल। और ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है। और इस मसल से यहाँ पे, इस मसल से हमने कहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लगे रहते हैं, रस्सी जैसा, जिसको हम लोग कार्डी टेंडिनी कहते थे। क्या कहते थे? कार्डी टेंडिनी। तो आई एम राइटिंग हियर कार्डी टेंडिनी। और ये जो मसल हमने बताया था, दो तरीके की मसल थी, पेपिलरी मसल और कॉलमनी कॉर्नी। अब देखिए क्या हुआ, आप जस्ट इमेजिन करिए कि जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आया, ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है तो क्या होता है, वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ेगा ना। अब कोई चीज़, जैसे बाल्टी से आप पानी यहाँ पे भरोगे या नल से पानी आप भर रहे हो, सपोज करिए कि नल से पानी ऐसे आ रहा है, तो बाल्टी में प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? प्रेशर बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर इसकी वॉल पे भी लगता है। जब प्रेशर इसकी वॉल पे लगेगा तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक, मसल क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो मतलब पूरा का पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ब्लड आ रहा है यहाँ पे, अब ब्लड जब इसमें आ जाता है तो यहाँ पे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की बारी आती है। ठीक है क्या? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक चीज आपको समझना है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ब्लड वेंट्रिकल से दूर जाना, और ब्लड वेंट्रिकल से दूर जाना का मतलब यहाँ से हमने कहा था कि पल्मोनरी ओर्टा से लंग्स में जाएगा, और यहाँ से सिस्टमिक ओर्टा से किस में जाएगा? सिस्टमिक ओर्टा से पूरी बॉडी पार्ट में जाएगा। ठीक है, इसके कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ से चला जाए ब्लड लंग्स को और यहाँ से चला जाए इसमें। तो ये दोनों, ये वॉल्व मैंने बताया था, ये पल्मोनरी ओर्टा है, ये सिस्टमिक ओर्टा है। पल्मोनरी ओर्टा में सेमीलूनर वॉल्व, यहाँ पे भी सेमीलूनर वॉल्व है। तो ये वॉल्व तो खुला होना चाहिए, है ना, क्योंकि तभी तो ब्लड यहाँ, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त सेमीलूनर वॉल्व खुला होना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये दोनों वॉल्व खुले हुए हैं।
कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेकिन हमें बैक फ्लो नहीं होने देना है, हमें ब्लड को हार्ट से बाहर भेजना है। किसके थ्रू? पल्मोनरी ओर्टा और सिस्टमिक ओर्टा के थ्रू बाहर भेजना है। तो ये दोनों वॉल्व बंद होने चाहिए। कौन कौन? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होना चाहिए। और अगर वॉल्व, आपको पता है वॉल्व की सबसे खास बात क्या होती है, अगर ये सब सपोज करिए कि ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, ऐसे वॉल्व है ये, और ये एक डायरेक्शन में ऐसे खुल रहा है, नीचे की तरफ वॉल्व ऐसे खुला हुआ है, ओके, नीचे की तरफ ऐसे खुला हुआ है, और यही वॉल्व है, समझिए ये वॉल्व है और ऐसे नीचे की तरफ खुला, मतलब ब्लड नीचे चला गया वेंट्रिकल में। अब एक चीज तो ये है कि थोड़ा सा भी वॉल्व मान लीजिए बंद है, तो थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? वेंट्रिकल में अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वॉल्व फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये वॉल्व जो होते हैं खुल के बैक फ्लो भी हो सकता है, क्योंकि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर ही तो है। ये ऐसे भी खुल सकता है, इधर की तरफ भी खुल सकता है, मतलब इस डायरेक्शन में खुल जाए, इस डायरेक्शन में खुल जाए। तो ये बैक वॉल्व का बैक फ्लो ना हो, मतलब वी कैन से बैकवर्ड मूवमेंट ना हो, इसके लिए यही पैपिलरी, ये कार्डी टेंडी इसको ऐसे पकड़ा रहता है। कार्डी टेंडी इसको क्या करता है? पकड़ा रहता है। ये कार्डी टेंडी मसल से ऐसे कि तुम भाई इधर ही बंद रहना, पीछे मत चले जाना, तो इसको जकड़ा रहता है कार्डी टेंडी। तो पैपिलरी मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ब्लड नीचे आया, वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर पड़ा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये मतलब पैपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और तो ये कॉर्डा टेंडिनी जो है या कॉर्डी टेंडिनी वो रिलैक्स होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा, और ये रिलैक्स होगा तो ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। ये दोनों वॉल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो एवी वॉल्व बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड यहाँ से बाहर जाना है, इधर नहीं जाना है। और जब ये वॉल्व बंद होते हैं ना, तब एक आवाज आती है लब करके, लब, और यही होता है फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड, मतलब हम पे अगर हम दिल की धड़कन सुने तो एक बीट में लब डब ऐसे ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, तो लब डब दो हार्ट साउंड जो ज़्यादा ऑडिबल होते हैं, जिसे सुनाई देता है, दोनों हार्ट साउंड S1 और S2, हार्ट साउंड को S1 और S2 कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करिएगा। जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पैपिलरी मसल पे प्रेशर पड़ता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो कॉर्डा टेंडिनी रिलैक्स हो जाती है, और फिर ये दोनों वॉल्व जब ये रिलैक्स होगी तो इसको खींच देगा, और ये दोनों वॉल्व क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो लब करके आवाज आती है, और ये दोनों वॉल्व तो बंद होते हैं, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल्व तो बंद हो जाएगा, लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड बाहर निकल जाएगा कि नहीं? कहां से कहां? पल्मोनरी ओर्टा और सिस्टमिक ओर्टा से बाहर चला जाएगा, तो सेमी लूनर वाल्व उस वक्त खुला रहेगा। ठीक, तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे क्या है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, अब देखिए ब्लड फ्रॉम एट्रिया, ऐसे लिखिएगा, व्हेन ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ठीक है, जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आता है, या ऐसे लिख सकते हैं, ब्लड कम्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे? आप देखिए कहानी की तरह इसको समझिएगा। क्या होगा? प्रेशर ऑन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, प्रेशर ऑन वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की वॉल पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पैपिलरी मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब पैपिलरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पैपिलरी मसल हो रहा है तो रिलैक्सेशन ऑफ क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ कॉर्डा टेंडिनी। ठीक है, कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हो जाएंगे, एंड दिस इज द, वी कैन से, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको S1 कहते हो, और ये क्या होता है? लब। ठीक,
तो आपसे अब दो तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए, और इस दौरान एबी वॉल्व तो क्लोज है, लेकिन सेमी लूनर वॉल्व क्या है, ओपन होगा। सेमी लूनर वॉल्व ओपन होगा। अब बताइए क्या होगा, ब्लड कहाँ चला जाएगा, ब्लड मूव्स आउट फ्रॉम वेंट्रिकल्स, ठीक है, मूव्स आउट फ्रॉम वेंट्रिकल्स इन किसमें पल्मोनरी ओर्टा एंड सिस्टमिक ओर्टा, ठीक। तो इस तरीके से ब्लड बाहर चला जाएगा। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब समझिएगा, इस बात को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना है। क्या क्या हुआ, तो अब आपसे पूछा जाता है कि पहला हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब एबी वॉल्व क्लोज होगा। तो आप कहोगे कि किस इवेंट के दौरान पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब देखिए क्या होगा, एकदम बात को समझना है। थर्ड इवेंट होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल अब रिलैक्स करेगा, ब्लड को भेज दिया। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ब्लड को दूर भेजना, रिलैक्स करने का मतलब ब्लड फिर उसमें आएगा। कहाँ से आएगा, वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आता है, एट्रिया से आता है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अरे सॉरी, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब आप जरा समझिए कि अब ये अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, अब वेंट्रिकल अगर रिलैक्स करेगा मतलब ये जो ब्लड है, ये ब्लड वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा। तो इसको ध्यान से समझिए, जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा तो एक चीज क्या होगा, अब इसको समझिएगा। मैं एक डायग्राम फिर से बना रही हूं, हाँ, वेंट्रिकल डायस्टोल देखिए, एक डायग्राम मैं फिर से बना रही हूं, आप समझिएगा। ये हमारा हार्ट, ठीक, और ये हमारा चैम्बर है राइट साइड वाला, और ये हमारा चैम्बर है लेफ्ट साइड वाला। अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, एक बात बताइए। वेंट्रिकल ने ब्लड भेज दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो इस सेमील्यूनर वाल्व खुले थे दोनों, ठीक है, दोनों सेमील्यूनर वाल्व खुले थे। अब जैसे ही बताइए, जैसे ही वेंट्रिकल ऐसे अभी कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये एबी वॉल्व तो बंद हो गया था, लेकिन ये दोनों खुले थे। अब वेंट्रिकल ऐसे रिलैक्स करेगा, मान लीजिए वेंट्रिकल ऐसे रिलैक्स करेगा तो इसका ये पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वॉल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की थी, अगर कोई चीज रिलैक्स करेगी तो वहां पे उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, और वॉल्यूम बढ़ेगा, इसके वेंट्रिकल का वॉल्यूम अब धीरे धीरे से बढ़ना शुरू होगा, ऐसे बढ़ना शुरू होगा। और अगर एक बात बताइए, वॉल्यूम इसका बढ़ा तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ब्लड यहाँ हो सकता है इसने ब्लड ऐसे भेज दिया, इसको ऐसे बाहर चला गया ब्लड, लेकिन जैसे ये रिलैक्स करने की कोशिश करेगा तो प्रेशर जब घटेगा, वॉल्यूम सॉरी हाँ प्रेशर घटेगा, तो ये ब्लड वापस भी तो आ सकता है, ऐसे करके ब्लड वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो उस दौरान क्या होगा कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा तो खटाक से ये सेमीलूनर वॉल्व बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेमीलूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे। भैया तुम ब्लड बाहर गए हो, तुम बाहर ही रहो, हमें अब रिलैक्स करना है क्योंकि हमें एट्रिया से भी तो ब्लड लेना है, फिर से तुमको पंप करेंगे। तो वेंट्रिकल रिलैक्स करने का मतलब अब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, क्योंकि आप समझो रिलैक्स कर रहा है मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, और इसका प्रेशर घट रहा है, और यहाँ पे एट्रिया में प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड होगा। तो अब वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान ये ब्लड जो इधर गया है वो वापस ना आ जाए, इसके लिए सेमीलूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो एक और काम होगा, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा तो उस दौरान एबी वॉल्व खुले रहेंगे। एम आई क्लियर, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बताइए क्या हो रहा है, व्हेन, ऐसे लिखिएगा,
व्हेन ब्लड, ठीक है, पम्प्ड आउट फ्रॉम वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर चला गया, ठीक है, अब क्या होगा, नाउ प्रेशर, बताइए यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा यहां पे, किसमें, वेंट्रिकल में। अब प्रेशर डिक्रीज होगा, जैसे इसका प्रेशर घटेगा तो सेमी लूनर वॉल्व बंद हो जाएगा, सेमी लूनर वॉल्व क्लोजेस, मतलब वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के दौरान सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होगा और इस दौरान होगा प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड, दूसरा हार्ट साउंड इस दौरान प्रोड्यूस होगा। सेकेंड हार्ट साउंड मतलब S2 और ये कहलाता है डप। अभी मैं लब और डप के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेकेंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, भैया रिलैक्स करेगा तो सेमी लूनर वॉल्व बंद हो जाएगा और इस वजह से यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब बताइए सेकेंड हार्ट साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व। किस दौरान सेमी लूनर वॉल्व बंद होता है, वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के दौरान, ओके। और इस दौरान सेमी लूनर वॉल्व तो क्लोज है लेकिन एबी वॉल्व ओपन रहेगा, एबी वॉल्व ओपन रहेगा, ठीक। नाउ वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, नाउ ब्लड कहां से कहां आएगा, ब्लड फ्रॉम एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाएगा, फिर से एट्रिया टू वेंट्रिकल, ब्लड एट्रिया से कहां आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। इतनी चीज आपने शायद अच्छे से समझ ली होगी, ठीक है, इतनी चीज आपने अच्छे से समझ ली है ना। कहानी जैसा है कि सपोज करिए कि पहले एट्रिया रिलैक्स कर रहा था, मैंने शुरू किया है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से, लेकिन इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तो एट्रिया क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, ठीक है, एट्रिया पहले क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट किया है, लेकिन मान के अब चलिए यहाँ पे पहले एट्रिया रिलैक्स कर रहा था, एट्रिया रिलैक्स, जब एट्रिया रिलैक्स कर रहा था तो उस दौरान क्या हुआ, ये रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड इसमें आएगा। मैंने कहा जो भी चैम्बर रिलैक्स करे मतलब ब्लड आ रहा है बॉडी पार्ट से और लंग से। फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो ब्लड नीचे आएगा, तो एवी वॉल्व तो क्या रहेंगे, खुल जाएंगे और ये सब वॉल्व बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड इधर वापस ना चला जाए, तो ये सब वॉल्व इसके और ओपनिंग बंद हो जाएंगी और नीचे वाला वॉल्व खुल जाएगा ताकि यहाँ पे ब्लड आ जाए। तो जब ये वॉल्व खुल गया और ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, ठीक, जब ब्लड वेंट्रिकल में आया तो वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर पड़ा और वेंट्रिकल की वॉल पे जब प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, अब आप कहेंगे कि वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर पड़ा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर पड़ा तो ये पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक, और पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट की तो क्या हुआ, कॉर्डी टेंडनी रिलैक्स हो गई और कॉर्डी टेंडनी रिलैक्स हुई तो क्या हुआ, एबी वॉल्व बंद हो गया, ठीक, एबी वॉल्व बंद हो गया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर चला जाएगा, उस वक्त सेमी लूनर वॉल्व ओपन रहेगा और इस वक्त फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको लब कहेंगे, ओके। अब आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। देखिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करने का मतलब उसके अंदर अब ब्लड आएगा, तो ब्लड कहाँ से आएगा, एट्रिया से, और जब ये रिलैक्स करेगा तो ब्लड इसमें जो गया है वो वापस ना आ जाए, तो इसके लिए सेमी लूनर वॉल्व बंद हो जाएगा, ठीक है, सेमी लूनर वॉल्व बंद हो जाएगा और इस वक्त प्रोड्यूस होगा सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड क्या है, डप है। नाउ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, एट्रिया से ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल्स में। इतनी बात आपको समझ में आ गई कार्डियक साइकिल के बारे में। अब मैं कार्डियक साइकिल के बारे में और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमने कहा था कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकेंड। इस 0.8 सेकेंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल में लिख रही हूं, एट्रियल सिस्टोल, और क्या हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल, ठीक, और क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। याद रखना एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड होता है, कितना, 0.1, और दोनों का
एट्रिया का सिस्टोल और एट्रिया का डायस्टोल मिला के 0.8 आना चाहिए। तो अब इसका डायस्टोल कितना हो जाएगा, 0.7 सेकेंड हो जाएगा। अगर हमें किसी एक का सिस्टोल पता हो तो हम उसका डायस्टोल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड होता है, तो इसका रिलैक्सेशन का ड्यूरेशन 0.8 आना चाहिए दोनों मिला के, तो ये 0.5 सेकेंड हो जाएगा। अभी कैसे होगा मैं आपको बता रही हूँ। मतलब इन दोनों का मिला के 0.8 आना चाहिए, इन दोनों का मिला के 0.8 आना चाहिए। एक टर्म होता है ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है एक ऐसा भी स्टेज होता है व्हेन ऑल द चैम्बर्स रिलैक्स, मतलब चारों चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं। एक ऐसा समय होता है जब चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं, ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस वक्त चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं, और वो समय होता है 0.4 सेकेंड का। अब आप कंफ्यूज नहीं होइए, पहले तो ये डेटा याद रख लीजिए, पूछा जाता है आपसे कि पॉइंट मतलब इन सब डेटा के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। अब ये कैसे होता है हम लोग जरा समझते हैं इसको। देखिए कैसे होता है। जस्ट सपोज करिए पहली इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज क्या हो रही है, एट्रियल सिस्टोल। बताइए एट्रियल सिस्टोल कितना है, 0.1 सेकेंड है, ठीक है। तो जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा कि नहीं, बताइए। वेंट्रिकल तो उस वक्त रिलैक्स कर रहा होगा ना। और हमें पता है कि एट्रिया का जो डायस्टोल है कैसे निकालेंगे हम, और एट्रियल डायस्टोल कैसे निकालेंगे। तो एट्रियल डायस्टोल हम निकालेंगे कि एट्रिया कब रिलैक्स कर रहा है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए एट्रिया कब रिलैक्स कर रहा होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और जब ज्वाइंट डायस्टोल था, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस वक्त तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस ओवरलैपिंग नहीं होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स होता है। तो अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस वक्त वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस वक्त जो है एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। तो अगर हमें एट्रिया का डायस्टोल निकालना है कि एट्रिया कब रिलैक्स कर रहा है, तो आप निकालोगे जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो और जब ज्वाइंट डायस्टोल हो, ठीक है। क्योंकि ज्वाइंट डायस्टोल में भी चारों चैम्बर रिलैक्स करते हैं, तो मतलब एट्रिया भी रिलैक्स कर रहा है, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, 0.3 सेकेंड प्लस 0.4 सेकेंड, है ना। तो ये आ जाएगा 0.7 सेकेंड। तो हम एट्रिया का डायस्टोल इस तरीके से निकाल लिए। अभी मैं बताऊंगी, अभी और भी चीजें समझनी है। तीसरा, अब हमें निकालना है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, हमें पता है ये 0.3 सेकेंड होता है। अगर हमें वेंट्रिकल का डायस्टोल निकालना है, ठीक। अब आप कहोगे कि वेंट्रिकल कब रिलैक्स कर रहा है। वेंट्रिकल कब रिलैक्स कर रहा है बताइए, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा और जब ज्वाइंट डायस्टोल होगा, मतलब जब चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे होंगे। तो एट्रिया कितने टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.1 सेकेंड, और ज्वाइंट डायस्टोल कितने टाइप का है, 0.4 सेकेंड। तो आप ऐसे निकाल लोगे, इसका ड्यूरेशन कितना है, 0.5 सेकेंड। अब आप देखिए इन दोनों का मिला के कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है ना, 0.3, 0.5, ओके। और इन दोनों को का मिला के 0.1, 0.7, 0.8 आना चाहिए। अब मैं एक डायग्राम के सहारे आपको बता रही हूँ चीजें, मैं एक डायग्राम के सहारे आपको बता रही हूँ, आप उसको देखिएगा। इसको देख लीजिए, थोड़ा सा है, पहली बार समझ रहे होंगे अगर आप, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसको देखिए, मैं आगे ले चल रही हूँ। हम एक चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एट्रियल, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कैसे लिखूँ इसको, मैं एट्रिया लिख दे रही हूँ और यहाँ पे मैं वेंट्रिकल लिख दे रही हूँ, ठीक। एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल। अब इसको मैं ऐसे एक डायग्राम बना रही हूं। टाइम देखते हैं हम लोग,
इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मैं कार्डियक साइकिल का एक डायग्राम के सहारे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आप लिख लीजिए 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3, 0.4 सब सेकेंड है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 सेकेंड। अब आप कहोगे कि एट्रिया कितने टाइम 0.1 सेकेंड का एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन मतलब एट्रिया का सिस्टोल है, और बाकी टाइम एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, तो डायस्टोल डाल दो आप। बाकी टाइम एट्रिया क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है ना, ठीक। अब आप कहोगे कि जब वेंट्रिकल में हम आते हैं तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल तो रिलैक्स कर रहा है भाई, ठीक है। फिर वेंट्रिकल यहां से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, वेंट्रिकल 1 2 3 0.3 सेकेंड तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है। तो वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन कितने सेकेंड का हो गया? 1 2 3 4 5, 0.5 सेकेंड, और इसका कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड है। क्लियर? क्लियर है ना। अब आप जोड़िए एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, आप कहोगे एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड है, ठीक, और एट्रिया का डायस्टोल 0.7 सेकेंड है। एट्रिया 0.7 सेकेंड रिलैक्स कर रहा है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड है, और वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.5 सेकेंड है। लेकिन देखिए ये चार चीजें, ये चार ऐसे स्टेजेस आ रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहा है। ये एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जहां पे चारों चैम्बर साथ में रिलैक्स कर रहे हैं। एट्रिया भी रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल भी, एट्रिया भी रिलैक्स, वेंट्रिकल भी, एट्रिया वेंट्रिकल एट्रिया वेंट्रिकल। जब ये चारों चैम्बर साथ में रिलैक्स कर रहे हैं, इसको कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या कहते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल। और ये कितना है? 0.4 सेकेंड। कितना? 1 2 3 4, 0.4। तो इसी 0.8 सेकेंड में सब कुछ हो रहा है। इसी 0.8 सेकेंड में क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। और एक टाइम ऐसा है कि जब चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं, वो कितना है? 0.4 सेकेंड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, वी कैन से, हार्ट का कार्डियक साइकिल के बारे में हम लोग समझ लिए। अब हम हार्ट उसका देखते हैं, हार्ट साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक बार इसको आप देख लीजिए और फटाफट आप या तो वीडियो पॉज करिए या स्क्रीनशॉट, आई थिंक स्क्रीनशॉट अलाउ हो चुका होगा, मैंने कह दिया था, तो देखते हैं। अब एक चीज देखिए, हम पढ़ते हैं हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, ठीक है। हार्ट साउंड, पहली चीज आप जान जाइएगा कि दो हार्ट साउंड जो होता है, इसको हम लोग जो है एक्चुअली हार्ट साउंड, लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड, लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड, जो हम लोग हार्ट साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, हार्ट साउंड, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड एज आस्क्यूलेशन। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को आस्क्यूलेशन कहते हैं। और लिसेंड बाय किससे सुना जाता है? तो आप कहोगे स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। किससे? स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। सुनने की प्रक्रिया को आस्क्यूलेशन कहते हैं। और किस इंस्ट्रूमेंट से सुना जाता है? स्टेथोस्कोप से। अब एक और चीज समझना, जनरली हार्ट साउंड हमने अभी बताया था कि दो होता है, एक S1 और एक S2। अब इसी को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, S1 और S2 को। लेकिन हम आगे पहले इसको देख लीजिए, S1 और S2 को डिस्क्राइब करने वाले हैं। S1 जो है वो लब है, लब, और S2 डप है। पहले एक बात समझिएगा, लब वाली जो साउंड है वो लो पिच होती है, लो पिच मतलब थोड़ा एकदम डल होती है, डल। लो पिच वॉइस जानते हैं किसकी होती है? मेल की आवाज लो पिच होती है, भारी आवाज। और ये जो है ये हाई पिच्ड है, फीमेल की आवाज और बच्चों की आवाज हाई पिच्ड होती है, हाई पिच्ड
या फिर ये शार्प आवाज होती है। कैसी होती है? ये शार्प। ये बहुत डल होती है, शार्प होती है। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन, और अप्रोक्सीमेटली 0.15 सेकेंड तक का ये साउंड होता है। ये शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, क्योंकि हाई पिच है ना, तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है और अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड का होता है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो कब प्रोड्यूस होता है, तो आप कहोगे ड्यू टू क्लोजर ऑफ। कब प्रोड्यूस होता है ये? हमने बताया है आपको, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। और एवी वॉल्व मतलब बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से फर्स्ट हर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व के बंद होने से ये प्रोड्यूस होता है डप। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और आप कहोगे कि ये कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये बंद होता है। और ये ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल या रिलैक्सेशन। ओके, एम आई क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। याद कैसे करोगे आप? तो फर्स्ट हर्ट साउंड याद करने के लिए आपको याद रखना होगा, फर्स्ट मतलब ए फॉर एप्पल, एप्पल फर्स्ट पे आता है, तो फर्स्ट एवी वॉल्व के बंद होने से। और सेकेंड हर्ट साउंड कैसे याद रखोगे? सेकेंड में एस आ रहा है, एस फॉर SLV। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। ए फॉर एप्पल फर्स्ट हर्ट साउंड, और एस फॉर सेकेंड हर्ट साउंड। ठीक, सेमी लूनर वॉल्व के बंद होने से। तो ये तो है फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकेंड हर्ट साउंड। इसको देख लीजिए एक बार, यहाँ पे मैंने लिखा है हर्ट साउंड। लिसनिंग ऑफ हर्ट साउंड को आस्कुलेशन कहते हैं। लिसेंड बाय स्टेथोस्कोप, लव एंड डब। ठीक, लो पिच, हाई पिच, डल, शार्प, लॉन्गर ड्यूरेशन, शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ AV वॉल्व, ड्यू टू क्लोजर ऑफ SLV वॉल्व मतलब सेमिलूनर वॉल्व, और ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड ये ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। यहाँ तक चीज़ सबको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी कभी आप किसी बुक में देखेंगे थर्ड हर्ट साउंड भी होता है। थर्ड हर्ट साउंड और फोर्थ हर्ट साउंड होता है। फोर्थ हर्ट साउंड भी होता है। ठीक, थर्ड हर्ट साउंड मतलब S3 और S4। अब ये उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, हम सुनाई नहीं देता है हमें। जब हमारा दिल जब धड़कता है तो उसमें लपडप 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 की ही आवाज़ सुनाई देती है। थर्ड हर्ट साउंड और फोर्थ हर्ट साउंड कब होता है ये मैं बता भी दूँ कि जब देखिए, जैसे मान लीजिए जब एट्रिया से ब्लड, ये एट्रिया है, ठीक है, जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, ठीक, जब एट्रिया से मतलब ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा है, जैसे आप बाल्टी में पानी भरते हो तो नल से पानी जब बाल्टी में आता है तो जो आवाज़ आती है रश की, वैसे ही आवाज़ आती है, उसको थर्ड हर्ट साउंड कहते हैं। थर्ड हर्ट साउंड तो ये कब आता है? ये आता है, इसको आप लिखिएगा ड्यूरिंग, ये एक्चुअली इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ड्यू टू द रश ऑफ ब्लड। ठीक, मतलब ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू रश ऑफ ब्लड ड्यूरिंग, या आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन ब्लड कम्स इन वेंट्रिकल फ्रॉम एट्रिया। जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में भरता है तब। और फोर्थ हर्ट साउंड, एक और हर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, खट से आवाज आती है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड ऐसे नीचे आएगा। ठीक, तो उसको फोर्थ हर्ट साउंड कहते हैं। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
एट्रिया। तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो आई होप कि ये टॉपिक अब आपको फुल्ली जो है ना क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या है कॉन्ट्रैक्शन, क्या है रिलैक्सेशन। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। अब हमारा एक अगला टर्म है, अगला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं 3 टर्मिनोलॉजी आई एम गोइंग टू राइट डाउन। एक टर्म है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक। एक टर्म है कार्डियक आउटपुट, यहीं से निकालते हैं हम लोग अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। ये 2 टर्म हम लिखने वाले हैं, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक। स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट क्या होता है। अब देखिए पहले हम हार्ट का फंक्शनिंग थोड़ा सा समझें। हमने आपको क्या बताया था कि जैसे देखिए अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हमने बना दिया एट्रिया, ठीक है। ये हमने बना दिया मतलब राइट साइड का चैम्बर और ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड का चैम्बर। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ रखी है। अब हमने कहा था कि फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ओर्टा चली गई है लंग्स को। किसको गई है? लंग्स को। तो मैं यहाँ पे सपोज करिए लंग्स बना रही हूँ, तो आप कहोगे कि एक सर्कुलेशन है ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स, और लंग्स से ब्लड कहाँ पे आता है? तो आप कहोगे लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट आरिकल में, ठीक। तो हमने कहा कि एक ये सर्कुलेशन है, एक ये सर्कुलेशन है इस तरीके से, ये वाला। तो आप कहोगे कि ये कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। इस तरीके के सर्कुलेशन को, या मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाना चाह रही हूँ, ऐसे देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक तरीके का ये सर्कुलेशन लेसर सर्कुलेशन है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये पूरा सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमने बताया आपको पल्मोनरी मतलब लंग्स को आना और लंग्स को जाना, है ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग से आना, लंग्स से आना और लंग को जाना। दूसरे टाइप का सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं कि ये वाला सर्कुलेशन, ये मान लीजिए बॉडी पार्ट है, देखिए ये मान लीजिए बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से ब्लड किस में आता है? तो आप कहोगे बॉडी पार्ट से ब्लड राइट आरिकल में आता है, ठीक है। और बॉडी पार्ट्स को ब्लड किससे जाता है? तो आप कहोगे बॉडी पार्ट से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है, ठीक। और कैसा ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बॉडी पार्ट से कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड। इसको आपने नाम दिया है सिस्टमिक ओर्टा, सिस्टमिक ओर्टा। और ये क्या है? सब सिस्टमिक वेन्स हैं, सिस्टमिक वेन्स, जिसमें 3 तरीके की वेन है, आपको पता भी है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और हार्ट की वॉल से कोरोनरी साइनस। ये 3 तरीके की वेन्स इसमें आती हैं। तो ये सर्कुलेशन कैसा है? ये सर्कुलेशन हमारा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इतनी बात तो समझ में आ गई, जिसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम जो समझने वाले हैं वो ये चीज़ है, इसको समझिएगा ध्यान से। ये चीज़ तो हम पहले से पता है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जो हम समझने की कोशिश करने वाले हैं वो ये है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये है हमारा हार्ट, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है हमारा एट्रिया, और फिर यहाँ से मैं पूरा एट्रिया ना बना के बस थोड़ा सा बना रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। एट्रिया, ये एक वॉल, एक ये वॉल। अभी मैं पूरा ये सेप्टम नहीं बना रही हूँ। सेप्टम क्यों नहीं बना रही हूँ? हमने कहा कि यहाँ से बोर नहीं होइएगा भाई, देखिए समझाना है, एक बार समझ जाओगे
यहां से पल्मोनरी ओर्टा निकली, इससे पता है ना, ये जाती है, किसको ब्लड दे देती है, दो पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, और ये जाती है किसको, ये तो जाती है लंग्स को। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहां से जो ओर्टा निकली है, कहां से ओर्टा निकली है ये, तो आप कहोगे ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल से, ये जाती है बॉडी पार्ट्स को। किसको जाती है, बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से समझिएगा। हम एक टर्म लिखने वाले हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, जिसको आप एस वी कहोगे। एस वी क्या है, देखिए एस वी का मतलब है जब हमारा हार्ट एक बार बीट होता है, एक बार बीट होता है, ठीक, मतलब हार्ट जब बीट होता है मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। ईच बीट के दौरान जितना ब्लड वेंट्रिकल से बाहर आता है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हर बीट के दौरान जब हर बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जितना ब्लड वेंट्रिकल से बाहर आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ब्लड इससे भी बाहर आता है और इससे भी बाहर आता है। इससे जो बाहर आता है वो लंग्स को जाता है, इससे बाहर आता है वो बॉडी पार्ट्स को जाता है। इससे भी 70 ml आता है बाहर और इससे भी 70 ml बाहर आता है। हर बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ईच कॉन्ट्रैक्शन के दौरान 70 ml ब्लड बाहर आता है, इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन हमें इस वाले से मतलब नहीं है। हम स्ट्रोक वॉल्यूम को केवल कंसीडर करते हैं कि जो ब्लड हमारी बॉडी पार्ट्स को मिल रहा है, क्योंकि ये ब्लड तो बस लंग में जा रहा है, लंग में बस ऑक्सीजनेशन की पर्पज से जाता है, वहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है, तो लंग्स से हम नहीं लेते हैं। हम केवल वो ब्लड ईच बीट के दौरान, केवल वो ब्लड जो पूरी बॉडी पार्ट्स को जाता है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। केवल हम लेफ्ट वेंट्रिकल से लेंगे, राइट वेंट्रिकल को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड केवल लंग्स को जा रहा है और लंग में केवल ऑक्सीजनेशन पर्पज से जाता है, क्योंकि लंग्स में केवल गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हम क्या कहते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम हम केवल उस वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं जो बॉडी पार्ट्स को जाता है। तो बॉडी पार्ट से कहां से जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है। तो आप क्या लिखते हो, ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए, ठीक। तो आप लिख सकते हो ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट लिख दीजिए, या ड्यूरिंग ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। हर बार वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक कॉन्ट्रैक्शन या एक बीट के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड बाहर आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो ब्लड दोनों से बाहर आता है, लेकिन ये लंग्स को जाता है, ये बॉडी पार्ट्स को, तो हम केवल बॉडी पार्ट वाला कंसीडर करेंगे। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml है। ये कितना है, 70 ml होता है। अब अगर हम एक बीट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। अब हम जब बताने वाले हैं कि हम इसको केवल एक बीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक टर्म है, हमने बताया था कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इसी स्ट्रोक वॉल्यूम का एक्सटेंशन है। कार्डियक आउटपुट मतलब हम वही चीज अगर 1 मिनट में निकाल लें, स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट निकाल लें, मतलब एक बीट के दौरान जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आया वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, लेकिन 1 मिनट में जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आया वो कार्डियक आउटपुट है। तो अगर यही चीज हम 1 मिनट में निकाल लें तो हम क्या लिखेंगे, ब्लड
पम्प्ड आउट, ठीक, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल लिख लीजिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग या इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। अब हम 1 मिनट में इसको निकालें, वो एक बीट के दौरान था, तो आप इसको कैसे निकालोगे? 1 मिनट में निकालने के लिए आप निकालोगे स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, हार्ट रेट। अब आप स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml है, हार्ट रेट कितना है? 72 बीट, ठीक, पर मिनट, यही ना, पर मिनट। तो आप इसको निकालोगे 70 ये ml है और ये 72 पर मिनट है ना, तो आप इसको निकालोगे तो लगभग 5040 ml पर मिनट आ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स पर मिनट। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड। अब 5 लीटर इससे भी जाएगा, 5 लीटर इससे भी, लेकिन 5 लीटर जो जा रहा है लंग्स को जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, 5 लीटर जो केवल बॉडी पार्ट्स को जा रहा है। तो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जाता है पूरी बॉडी पार्ट्स को, इसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो इसको निकाल लीजिएगा, कार्डियक आउटपुट। यहां तक बात सबको समझ में आ चुकी है ना? कोई दिक्कत? देखिए, अब ये बात समझ में आ गई है। अब हम देखेंगे एक टर्म है फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट। फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? जनरली 2-3 फैक्टर है, मैं आपको बता भी दूं। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है, लेकिन कभी कभी 10 लीटर 15 लीटर तक हो जाता है। कब? जब आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। भाई हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट वहां पे इनटू किया है ना आपने। तो कब कब होता है? एक टर्म होता है विगरस एक्सरसाइज के दौरान। आप अगर बहुत तेजी से एक्सरसाइज कर रहे हैं, भारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज एंड इन एथलीट्स, जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं, एथलीट्स जो खिलाड़ी होते हैं, उनमें देखिए विगरस एक्सरसाइज के दौरान हमारा जो हार्ट रेट है ना, वो 100 बीट्स पर मिनट पहुंच जाता है, 100 बीट्स पर मिनट हो जाता है। और हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी लगभग 100 ml के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, जितना तेज हार्ट बीट होगी, वही हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम कार्डियक आउटपुट यहां निकालें तो 100 × 100 यही हो जाएगा, लगभग 10,000 आ जाए, अरे 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 ml पर मिनट, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 लीटर्स पर मिनट। मतलब यहाँ पे कार्डियक आउटपुट देखिए, एक्सरसाइज के दौरान हमारा कार्डियक आउटपुट ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एथलीट्स में खेल के दौरान इनका जनरली हार्ट रेट पहुंच जाता है 130 से 140 बीट पर मिनट। ठीक, और इनका स्ट्रोक वॉल्यूम भी जो है ना लगभग पहुंच जाता है 120 से 30 या 140 ml हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 लीटर्स तक हो जाता है। कितना? 15 लीटर्स हो जाता है पर मिनट। ठीक है, इस तरीके से। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? ये बढ़ सकता है, ये बहुत सारे फैक्टर पे अफेक्ट करता है, इसको बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये हम आगे आपको बताएंगे भी। ओके, यहाँ तक चीज़ सबको समझ में आ गई है? चलिए फिर, अच्छी बात है, आगे चले हम लोग। आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग समझेंगे। अगर ये कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, ये सारी चीज़ समझ में आ गई है, तो अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे। देखिए, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अलग सा टर्म है, अब यहाँ से हट के, वो टर्म है ब्लड प्रेशर। कौन सा टर्म है? ब्लड प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है
किससे मेजर किया जाता है? मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर से। रीवा रॉक्साई ने इसका इन्वेंटर थे, रीवा रॉक्साई। ठीक है, ब्लड प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। और फर्स्ट ब्लड प्रेशर, सबसे पहला फर्स्ट ब्लड प्रेशर वॉज मेजर्ड बाय एक बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, स्टीफन हेल्स। नाम भी आपने सुना होगा, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हैं। कितने महान है कि ये प्लांट फिजियोलॉजी में काम किए थे और यहाँ पे भी घुस आए एनिमल फिजियोलॉजी में। और प्लांट फिजियोलॉजी में इन्होंने रूट प्रेशर मापा था और यहाँ पे ब्लड प्रेशर माप रहे हैं। ठीक, और फर्स्ट ब्लड प्रेशर मेजर बाय स्टीफन हेल इन हॉर्स। हॉर्स में पहला ब्लड प्रेशर इन्होंने मेजर किया था। क्लियर है? फर्स्ट ब्लड प्रेशर इन्होंने हॉर्स में मेजर किया था। ओके, इन शायद ईयर जो है ना, ईयर आपका 1770। देखिए मुझे थोड़ा सा डेटा मैं कंफ्यूज रहती हूँ, कॉन्सेप्ट मेरे सब क्लियर होते हैं, बस डेटा में थोड़ा, हाँ 1773 के आसपास शायद किया था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी वजह से पता है जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो इसका क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो अभी जीआईसी का पेपर हुआ था, बहुत जल्दबाजी में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था। और मैं बता भी रही हूँ कि मैं 2-3 दिन से सोई नहीं थी और मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, क्योंकि मैं पहली बार लोगों ने मुझ पर, जो मुझसे बड़े लोगों ने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया था और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए थे, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी और मेरी ये ख़राब आदत है। तो उसमें मैंने बहुत जल्दबाजी में, जैसे जहाँ पे जो पढ़ा, जैसे सिट्रिक एसिड, अब एसिटिक एसिड किसको नहीं पता है कहाँ पाया जाता है, सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, वही चीज़ मैं हमेशा पढ़ाती हूँ। तो उसमें मैंने गलती कर दिया। फिर एक क्वेश्चन था वो ईपी कैलिक्स वाला पूछा गया था, वहाँ पर भी मैंने गलती किया, मैंने एब्सेंट नहीं देखा, मैंने प्रेजेंट करके हिबिस्कस लगा दिया। तो ऐसे 2-4 गलतियाँ हो गई थी। ठीक है, तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि जब आता नहीं है तो क्यों कराती हो, पढ़ाने नहीं आता है, गलत पढ़ाती हो, बहुत सारे ऐसे। तो भाई एकदम कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, मास्टर भी या टीचर भी कोई परफेक्ट तो नहीं होता नहीं है, हम लोग भी तो सीखते ही हैं, जल्दबाजी में गलती हो ही जाती है। तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आता है, तो ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है हमसे पढ़ने की। मैं वहाँ पे एक बार वो रिप्लाई कर भी दिया गया था, सपोर्ट टीम ने उनको ब्लॉक भी कर दिया, क्योंकि वो बार बार कोई एक नादान बालक करके है, वो बार बार तुम गलत पढ़ाती हो, तुम गलत पढ़ाती हो। भाई मैंने गलत क्या पढ़ाया है आज तक? तुम्हारे डेटा और कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर होता है। डेटा याद करना कोई महानता थोड़े ना है, हम एग्जाम पास करने के लिए बस डेटा, कॉन्सेप्ट पे आइए ना। अब डेटा मैंने एक बार शायद बायोटेक्नोलॉजी का फादर पॉल बर्ग बता दिया था, एक्चुअली वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर है, उससे मिलते जुलते हैं, तो मैंने पॉल बर्ग बता दिया, उस पर भी वो कमेंट कर रहा था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है नहीं आता है, वो नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तुम डेटा याद करके अपने आप को महान समझ रहे हो, डेटा याद करना मतलब रटने वाली चीजें हैं, और कॉन्सेप्ट का मतलब अलग, कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो दोनों में महान क्या है ये हमें ना बताओ। ठीक, तो देखिए प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं स्टीफन हेल्स, इन्होंने सबसे पहली बार ब्लड प्रेशर नापा था। अच्छा, ब्लड प्रेशर सब लोग मपवाने जाते हैं ना, ऐसे वहाँ पे एक कॉफ लगा दिया जाता है, एक पंप होता है, ऐसे ऐसे हवा भरते हैं, ऐसे ऐसे, मैं उसको भी बताऊंगी कि कैसे मापा जाता है। तो उस दौरान वो जो स्टेथोस्कोप से ऐसे सुनते हैं तो उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो देखिए वेरियस साउंड, उस साउंड को क्या कहते हैं? वेरियस साउंड्स ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर, इसको कहते हैं कोरोट कॉफ साउंड। कोरोट कॉफ साउंड क्या कहते हैं? कोरोट कॉफ साउंड कहते हैं, इसको कहते हैं कोरोट कॉफ साउंड। अब आपको बताया जाए कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे देखिए, इसको रटिए नहीं, आप इसको रटिए नहीं, बस आपको ऐसे समझना है कि ये है हमारा हार्ट, ठीक है, और अब आप जान जाएंगे, ब्लड प्रेशर कभी भूलेंगे भी नहीं। और ये है हमारा अब इतनी चीज तो हमें पता है। देखिए जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया था, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड यहां से बाहर आया ना, कहां से बाहर आया? हार्ट से बाहर। ये पल्मोनरी ओटा, ये सिस्टमिक ओटा। तो उस वक्त वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो उस वक्त जब ब्लड इसमें ऐसे बाहर जाता है तो इसकी वॉल पे प्रेशर बढ़ जाता है। किसकी वॉल पे? आर्टरीज की वॉल में प्रेशर बढ़ जाता है।
और उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। क्योंकि भाई पहले से ब्लड है और भी कॉन्ट्रैक्ट करता फोर्सफुली ब्लड, उसमें और ज्यादा जाएगा तो प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रेशर बढ़ेगा। और ये प्रेशर कब बढ़ा? ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बढ़ा, इसलिए इस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। ओके। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाएगा मतलब वेंट्रिकल अब रिलैक्स करेगा तो इसमें, क्योंकि ब्लड यहाँ से बाहर चला गया है ना भाई, ब्लड ऐसे बाहर चला गया तो रिलैक्सेशन के दौरान यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और ये कब होता है? जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, इसीलिए इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो देखिए एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर ध्यान से समझिए, ये दो तरीके का होता है। एक सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त जो आर्टरीज में प्रेशर होती है, हमारी आर्टरीज में, आर्टरीज का प्रेशर हम मापते हैं यहाँ पे। किसका? आर्टरीज का। हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है भाई, देखिए ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए ये आर्टरी है, ठीक, आर्टरी में पहले से ऐसे ब्लड 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 है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से और ब्लड आया, और ब्लड आया तो एक धक्के से यहाँ पे ब्लड आएगा तो इसमें प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो आर्टरी का प्रेशर हम मापते हैं। आर्टरी क्या है? ब्लड का प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का मतलब आर्टरियोल प्रेशर, ब्लड आर्टरीज में इस प्रेशर को मापते हैं। तो सिस्टोल, ड्यूरिंग सिस्टोल, ये सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है ना। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये होता है अपर लिमिट, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं, और ये होता है अप्रोक्सीमेटली 120 mmHg, पारे के दाब पे मापा जाता है इसको 120 mmHg, और ये होता है 80 mmHg, ठीक है, 80 mmHg। तो इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को हम ऐसे नापते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg अपॉन 80 mmHg। ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। एक टर्म और भी मैं आपको बताऊंगी, कभी कभी आपसे पल्स प्रेशर पूछता है, पल्स, अभी मैं पल्स के बारे में भी बताऊंगी आपको, पीपी, और ये माना जाता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो आप कहोगे 120 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 40 mmHg, ठीक। कभी कभी आपको रेशियो पूछता है पल्स प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर का रेशियो, तो आप कहते हो ये 40 है, ये 80 है, ये 120 है, तो ये 1:2:3 इसका रेशियो आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 1:2:3 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं आपको बता भी दूँ जरा कि ब्लड प्रेशर नापते कैसे हैं। ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, तो इसको देखिए, आप लोग ध्यान से समझिए। अब इसको, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक ब्लड प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे होता है, आपने देखा होगा ऐसे एक वो शीशे का रॉड ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक ऐसे करके एक बल्ब लगा रहता है। क्या? बल्ब। और इस बल्ब में मरकरी भरा रहता है, ठीक। और यहाँ पे इस पे वो डेटा दिया रहता है। वो कौन सा डेटा? पारे का दाब, हाँ, लगभग 200 mmHg तक, उससे ज़्यादा भी रहता है, 200 mmHg के आसपास। और यहाँ से ये जो ट्यूब, बल्ब से एक ट्यूब निकला है, वो अटैच रहता है कॉफ से। जो कपड़ा हम हाथ में ऐसे एक आर्म में आपके ऐसे कपड़ा बांधा जाता है ना, उसको कॉफ कहते हैं, कफ, कफ, CUFF, ठीक है, कफ कहते हैं। और यहाँ से एक, इसी कफ से, देखिए इसी कफ से एक और ऐसे करके यहाँ से एक और नीचे की ट्यूब आती है, जो एक पंप, जो रबर वाला जो पंप होता है जिससे हवा भरते हैं, इसमें ऐसे पंप लगा रहता है, ठीक, रबर का पंप होता है। ये है पूरा ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, ब्लड प्रेशर का क्या है, इंस्ट्रूमेंट। अब होता क्या है कि इस कफ को हमारे आर्म में बांध दिया जाता है, ऐसे बांध दिया, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, इस पंप से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हवा भरते हैं। यहाँ हमारी रेडियल आर्टरी होती है, ऐसे बांध दिया हमारे आर्म में, और अब इस पंप से यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेशर। अब बताइए क्या होगा, जब यहाँ पे हवा ऐसे भरेगी, एयर भरेगा, तो ये आपका जो है ये कॉफ फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है। और आपकी जो आर्टरी है, अब एक चीज और भी होता है, साइमल्टेनियसली जब यहाँ से हवा यहाँ पे आएगी तो इस पारे को ये इसमें ढकेलता है। तो आप देखते हैं पारा यहाँ पे चढ़ता है, पारा ऐसे चढ़ता है और लगभग 200 mmHg तक ये पारे के दाब को लेके जाते हैं, ठीक है, लगभग 200 तक लेके जाते हैं। और अब उस वक्त प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे कि आपकी जो आर्टरी में जो ब्लड चल रहा होता है, आर्टरी की वॉल कोलैप्स हो जाती है, उस वक्त वॉल उसकी एकदम कोलैप्स हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है एकदम, क्योंकि इतने प्रेशर पे वॉल कोलैप्स हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जो आर्टरी से ब्लड आ रहा है मतलब हार्ट से, वो वहाँ पे रुक जाता है। अब क्या हुआ उस वक्त, जब उसके बाद क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से आपको यहाँ पे ये लगाते हैं, उसका स्टेथोस्कोप का जो बल्ब होता है यहाँ पे लगाया जाता है और उसको कान में सुनते हैं, तो एकदम सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ब्लड रुक चुका है, एकदम सन्नाटा, एकदम सन्नाटा, मतलब कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं आती। फिर क्या होता है, धीरे 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 यहाँ से ये एयर को रिलीज करते हैं, धीरे धीरे एयर को रिलीज करते हैं ना। तो जैसे जैसे एयर को रिलीज करते हैं वो ऐसे 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 नीचे आता है पारे का दाब। और एक्चुअल में जितना आपकी आर्टरी का प्रेशर होगा, मान लीजिए आपकी आर्टरी का प्रेशर है अपर लिमिट 130 mmHg, तो जैसे ही 130 mmHg ये दाब पहुंचेगा वैसे ही आपका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही पहली आवाज सुनाएगी, खट से आवाज सुनाएगी आपको, खटाक से आवाज आएगी, मतलब पहली बार वो ब्लड का सर्कुलेशन शुरू होगा, क्योंकि बंद था, तो पहली बार जो आवाज सुनाई दे उतना ही आपका अपर लिमिट है सिस्टोलिक प्रेशर। अब वो चाहे आपका 140 हो, 120 हो, 80 हो, वटेवर द प्रेशर इज, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन पहली बार सन्नाटे के बाद पहली बार जब सर्कुलेशन स्टार्ट होगा वही आपकी आर्टरी का प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर के बाद वो धीरे 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 फिर से एयर रिलीज करते जाते हैं अभी, और जहां पे दूसरी बार फिर से साउंड बंद हो जाए, मान लीजिए दूसरी बार साउंड बंद हो गया 190 mmHg पे, और वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। वो क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ओके, ये कफ, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ब्लड प्रेशर मापा जाता है। शायद आपको अब थोड़ा सा समझ में आ भी गया होगा कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए हम लोग बस करते हैं। देखिए आप लोग परेशान नहीं हो, डेली दो लेक्चर तो मैंने पहले ही बोला था, हम ज़्यादा भी पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये मेरे हाथ में है। और हम नहीं मानते कि आप कहीं पे 1 घंटे लाइव क्लास करके या 1 घंटे क्लास करके आप LT का पहाड़ जैसा सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, नहीं। मेरा बस चलेगा, मेरा मूड जिस दिन बन गया उस दिन मैं 3-3 4-4 लेक्चर भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग 2-2 लेक्चर करेंगे, क्योंकि हमें ये वेट नहीं करना है कि वैकेंसी अभी बहुत देर में आएगी या कल आएगी या परसों, हमें अपना काम करना है, ठीक है। तो अगर हम हार्ट ही हफ्ते 10 दिन पढ़ाते रह जाएंगे तो क्या ही मतलब है इसका। तो हमें 2-3 लेक्चर में इसको ख़त्म भी करना है। तो इस तरीके से एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को बस मेहनत करनी है, आप लोगों को मेरे साथ एकदम लगे रहना है, कोई वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, आप लोग पढ़िए, इसको ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। और जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई, क्या क्या बताया मैंने आज आपको, ये चीज़ कार्डियक साइकिल क्या है, ठीक है, और कार्डियक साइकिल निकालना बताया मैंने आपको, कैसे निकालेंगे आप कार्डियक साइकिल। एट्रिया का रिलैक्सेशन होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद ये सब सारे डेटा आपको याद रखना है। और ये मैंने बनाया था, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर कौन कौन सा जो हर्ट साउंड है, हर्ट साउंड में क्या क्या होता है, लब डब, ओके, लब डब में कौन लो पिच है, कौन हाई पिच है, कौन लॉन्गर ड्यूरेशन का है, कौन किसकी वजह से होता है। तो फर्स्ट हर्ट साउंड AB वॉल्व के बंद होने से, सेकेंड हर्ट साउंड SLV वॉल्व के बंद होने से, फिर थर्ड हर्ट साउंड और फोर्थ हर्ट साउंड के बारे में भी मैंने आपको बताया। फिर ये सर्कुलेशन मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है। फिर उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और कार्डियक आउटपुट क्या है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। कार्डियक आउटपुट वेरी कर सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर क्या है, ओके।
और उसके बाद ब्लड प्रेशर कैसे मेज़र किया जाता है। एम आई क्लियर? तो चलिए आगे मिलते हैं, हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।